India Charts, the truth about the markets. India Charts publishes Nifty Daily, daily video updates, the weekly Elliott Wave Outlook, and the long short report covering all asset classes. जनवरी का महीना हमेशा उलझाने वाला रहेगा। शायद पिछले साल भी काफ़ी उलझाया। एक समय पे तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था और फिर 17 या 20 तारीख के बाद नीचे की तरफ शुरू हो गया और फिर मार्च तक गिरता रहा। और 2 साल पीछे जाएंगे तो बजट के 10 दिन पहले बाजार नीचे की तरफ गिरा, फिर पूरी खींच के जो हाई था उसके भी पार निकल गया। तो अलग अलग पैटर्न्स हमने देखे हैं बजट के आसपास। में एक एक पैटर्न में नहीं जाऊंगा, बट कई बार प्री बजट और पोस्ट बजट जो बिहेवियर है वो उल्टा ही होता है। अब बजट की बात अलग से भी कर सकते हैं, क्योंकि बजट बिहेवियर तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड सेटअप हो गया। बट जो बात ज़्यादा उलझा रही है वो है कि लॉन्गर टर्म ये हो क्या रहा है। बाजार जो है नीचे की तरफ गिरते गिरते रुक गए अराउंड द वर्ल्ड। हर जगह पे हमने ये देखा। और अभी इस बात में मैं उलझा हुआ हूँ कि सेंट्रल बैंक सच में करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ उनके बातों से जाए जो पिछले साल से एटलीस्ट यूएस सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि भाई हमें रेट्स बढ़ाने हैं, हमें लिक्विडिटी टाइट रखनी है, और उस हिसाब से पूरे साल भर यूएस का बाजार जो है वो नीचे की तरफ गिरता गया। परंतु नवंबर के बाद उन्होंने काफ़ी लिक्विडिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस करी अलग तरीक़ों से, और ये तरीक़ों को अब सब लोग फॉलो करने लगे हैं। एक तरीका था जो ट्रेजरी जनरल अकाउंट है उसमें से लिक्विडिटी निकाल के मार्केट में दी गई। दूसरा है रिवर्स रेपो परचेजेस जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू लिक्विडिटी जनरेट हुई। तो ये काफ़ी लिक्विडिटी नवंबर के इलेक्शंस के पहले जनरेट की गई और बाजार उस समय ऊपर भी गया, फिर दिसंबर में गिरने लगा। तो नैस्डैक ऑलमोस्ट प्रीवियस लो के पास तो आ गया, परंतु उसका लो उसने तोड़ा नहीं। तो जब हम दिसंबर एंड का जो सेंटिमेंट देखते हैं बहुत दोनों भारतीय बाजार में और यूएस बाजार में, तो एक ही इंडिकेटर था जो बिल्कुल ही बाहर खड़े होके निकल के आया, दैट वाज दी पुट कॉल रेशियो। और इसमें हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पुट्स एंड वॉल्यूम ऑफ कॉल्स जो ट्रेड हो रहे थे डेली, उनका जो रेशियो है वो दोनों बाजारों में नए रिकॉर्ड्स पे पहुंच गया। नए रिकॉर्ड मतलब मल्टी ईयर रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई नहीं बोलेंगे बट कई सालों का हाई था दोनों बाजारों में। और इस तरह के जब रीडिंग्स मैंने पिछले पास्ट में जब भी देखे हैं, दे वर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉटम्स। मतलब ऐसा एक बॉटम जो कि या तो कई हफ्तों या महीनों तक नहीं टूटता है, कई बार वो लॉन्ग टर्म बॉटम भी हो जाता है। अब ऐसी रीडिंग्स इस समय पे क्यों आई जब सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि 6 महीने के अंदर यूएस रिसेशन में जाने वाला है। तो समथिंग इज मिसमैचिंग हियर, समथिंग इज नॉट करेक्ट। या तो ये टेम्पररी इंडिकेशन है कि ठीक है एक स्ट्रॉन्ग बेयर मार्केट रैली आ सकती है और उसके बाद फिर से हम असेस करेंगे। वो तो शुरुआत हो चुकी है दिसंबर के लोज से। वर्ल्ड मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड, यूरोप से लेके जापान, एशिया, सब ने रैली किया। इंडिया काफ़ी देर तक नहीं कर रहा था, बट पिछले 2-3 दिनों का जो पैटर्न है उससे मैं कहूँगा कि भारत का बाजार भी दूसरे बाजारों के साथ ऊपर की तरफ उछलने लगा है। एंड इट्स नॉट इवन अ मंथ। अगर मैं वो दिसंबर रीडिंग की बात करूँ तो उसके हिसाब से तो 1 month इज नॉट इनफ। इट शुड टेक सेवरल वीक्स और सेवरल मंथ्स बिफोर वी टर्न डाउन अगेन बेस्ड ऑन जस्ट दैट रीडिंग। सो इट शुड बी अ स्ट्रॉन्गर बेयर मार्केट रैली, टिपिकली लास्ट फॉर 5 to 6 weeks, और 5 से 6 हफ्तों के बाद फिर से अगर करेक्टिव फेज आता है उसको हम ध्यान रखेंगे। बट जैसे मैंने बोला, ऐसे रीडिंग्स हिस्टोरिकली 9 out of 10 टाइम्स वर लॉन्ग टर्म बॉटम्स। तो इट मेक्स यू सीरियसली थिंक कि कुछ और तो ऐसा नहीं हो रहा है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। अब इसमें एक ही चीज़ मिस हो सकती है कि हम लोग यूएस के सेंट्रल बैंक की बातों के साथ जा रहे हैं कि भाई बोल रहा है टाइट करेगा, रेट बढ़ाएगा तो रिसेशन आएगा, और उसका हिसाब बाजार पे क्या होगा। बट ये सच में करने वाला है कि नहीं, तो यही दिस इज बिकम द $1 million क्वेश्चन कि ये सच में कर पाएगा कि या दुम दबा के भाग जाएगा। ये चीज़ हम लोग को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ रही है। और मेरा सेंस है कि कुछ हद तक एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग वो दुम दबाने की कोशिश तो ज़रूर कर रहा है, क्योंकि ये जो टीजी अकाउंट और इस सब की बात की है तो पहले था नहीं, कोई देख ही नहीं रहा था।
अब सडनली सब लोग इसको भी नज़र में रखने रखे हैं, और उसको जो टोटल रिजर्व्स हैं, जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं जो घटते हैं जब व्हेन दे डू क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, मतलब बॉन्ड बाइंग कम कर देते हैं तो रिजर्व्स कम हो जाती हैं। अब ये अलग से एक अलग ही रूट से लिक्विडिटी ऐड होती जा रही है, तो क्यूटी और रेट हाइक्स का इफेक्ट ही नहीं है। तो अगर इफेक्ट नहीं है तो फिर बाजार क्या करेंगे? तो बाजार ऊपर की तरफ वो चल रहे हैं, इवन दो इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिल गोइंग अप। और इस हिसाब में अगर आप देखेंगे जो विच मार्केट्स आर आउट परफॉर्मिंग, यूरोप है, जापान है, ये मार्केट्स आउट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पिछले साल यूएस का साथ नहीं दिया, मतलब दे वर स्टिल इन क्यूई मोड। जून तक तो यूरोप क्यूई मोड में था और जापान जो है दिसंबर तक क्यूई मोड में था। इसलिए यूएस के बाजार जब गिरे तो ये मार्केट जो हैं रिलेटिवली कम गिरे, और जैसे ही मार्केट घटना बंद हो गया ये सब मार्केट्स बहुत ही फास्ट वापस ऊपर की तरफ चले गए, क्योंकि उन्होंने दूसरे बाजारों से, मतलब यूएस के बाजार से ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है। So it is because of that the dollar was rising. The dollar was rising not only because US was raising rates, but because other central banks were weakening their currency against the dollar. And that has helped their markets not fall and therefore go up much faster than others. इंडिया का भी थोड़ा बहुत वही हिसाब है। दैट इज़ वाई हम लोग का बाजार भी न्यू ऑल टाइम हाई तक पहुंचा, क्योंकि आरबीआई ने मार्केट को सपोर्ट किया है काफ़ी हद तक। तो सवाल ये उठता है कि यूएस क्या अपने पैर पे गोली मार लेगा? सब लोग तो अपना करे जा रहे हैं। अभी 1-2 महीने में या सितंबर के बाद यूरोप ने बोला हाँ ठीक है हम लोग भी थोड़ा बहुत रेट हाइक करेंगे। जापान ने सिर्फ अपना रेफरेंस रेट बढ़ाया, बट उन्होंने रेट हाइक से क्वांटिटेटिव ईजिंग बंद नहीं करी। कल भी जापान का मीटिंग था, सबकी नज़र थी, उन्होंने बोला नहीं हम ये बंद नहीं करने वाले। तो जापान तो अपनी तरफ ही लगा हुआ है कि दे आर बिजी प्रोटेक्टिंग देयर मार्केट, उनको डेट प्रॉब्लम से डील नहीं करना है। तो यूएस क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज करेगा, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? यूएस भी किसी समय पे घूम जाएगा। तो ये जो इनडायरेक्ट मीन्स है जो इन्होंने रिवर्स रेपो या दूसरे मीन से लिक्विडिटी इंजेक्ट करी, एक तरह से मैं सोचूंगा इन्होंने शायद बाजार को गिरने से रोकने के लिए एक तरीके से इंटरवीन कर दिया है। और ऐसा लग रहा था कि शायद वो इंटरवेंशन टेम्पररी था, शायद सिर्फ इलेक्शन के लिए था, बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन एटलीस्ट बेस्ड ऑन सम चार्ट्स। तो एंड देन दे आर ऑल्सो टॉकिंग नाउ ऑफ रिवर्सिंग द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इन्फ्लेशन का दर घटने लग गया है। कल भी पीपीआई का नंबर आया, परचेजिंग प्रोड्यूसर प्राइसेस इंडेक्स, तो वो भी कम आया। तो अगर भाव कम हो रहा है, अगर इन्फ्लेशन का दर कम हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट का जो ट्रेंड है वो भी चेंज हो सकता है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स घटने लग जाएंगे। और अगर हम इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं, विच इज़ द बॉन्ड मार्केट इज सेंसिंग दैट बॉन्ड यील्ड्स घटने लगे हैं मोर देन आई वाज एक्सपेक्टिंग। अब पिछले लो के भी नीचे आ गया है आज के सुबह। तो बॉन्ड यील्ड्स अगर घट रहे हैं, दे आर ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग दैट द फेड इज गोइंग टू चेंज कोर्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स। मतलब अब ये रिसेशन तो पता नहीं कब ऑफिशियली अनाउंस होगा, नहीं होगा। इन्फ्लेशन को देख के इंटरेस्ट रेट का दर पहले ही घूमने लग गया है। और अगर फेड इस चीज़ के पीछे पीछे, अभी फरवरी में तो लोग सोचने लगे कि 50 छोड़ो 25 भी करेगा, तो सोचो पता नहीं 25 भी करने के जगह भाग गया तो क्या असर होगा। एंड दैट इज व्हाट द मार्केट्स आर ट्राइंग टू प्राइस इन। अब दूसरी बात रही कि इन्फ्लेशन का दर चलो कम भी हो गया, बट कितना कम होगा? 5%, 4%, 0 होगा कि नहीं, ये नेक्स्ट लेवल का डिबेट है। और करीब आई थिंक 6 महीनों के बाद इस बारे में ज़्यादा चर्चे होने लगेंगे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का दर जितना फेड चाहता है उतना नहीं गिरा, तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं आपने बढ़ाने तो कम कर दिए, घटा कितना पाओगे, ये अगला सवाल उठेगा। या तो आप एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई 2% टारगेट रेट हो नहीं सकता, 4% टारगेट रेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो अगर इंटरेस्ट रेट के दर हमें हायर लेवल पे रखने पड़े, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे बाजारों के इंटरेस्ट रेट्स पे क्या होगा, और उनको उस चीज़ को सहन करना पड़ेगा। ना कहीं दिस विल स्टार्ट मीनिंग दैट इफ यू हैव टू कीप रेट्स एट अ हायर लेवल, एवरी कंट्री हैज टू पे हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन मच हायर लेवल्स ऑफ डेट दैट दीज कंट्रीज हैव। सॉवरेन डेट, बेसिकली जो सॉवरेन डेट है, गवर्नमेंट का डेट है, उस पर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और ये ज़्यादा भरने के लिए अगर ताकत नहीं है तो दे हैव टू प्रिंट दैट मनी,
indirectly, either by buying bonds or through direct central bank or treasury intervention. And if they do that, then currencies around the world start to fall. Now it's only a question of, see, सब लोग एक साथ कभी नहीं करते हैं. मैंने गेम देख रहा हूँ मैं 15 साल से कि जब यूएस कोई चीज़ करता है तो दूसरे नहीं करते हैं, और जब दूसरे करते हैं तब यूएस नहीं करता है. तो समवेयर एक करेंसी पहले बढ़ती है या घटती है, फिर दूसरी करेंसीज बढ़ती हैं या घटती हैं. तो करेंसी मूवमेंट्स कीप गोइंग जिगजैग. यही चीज़ हम लोग डॉलर मार्केट में भी देख रहे हैं कि शुरू में यूएस ने रेट्स बढ़ाए, कोई नहीं बढ़ा रहा था साथ में, तो डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया. अब यूएस कह रहा है नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, शाम स्लो करेंगे, और दूसरे कह रहे हैं हाँ हम बढ़ा रहे हैं, यूरोप बढ़ा रहा है, तो यूरो इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, डॉलर इज गेटिंग वीकर. इस तरह का एक गेम बैक एंड फोर्थ खेला जा रहा है, और ये कई सालों तक चलता है एक डायरेक्शन में, फिर सालों से चलता है दूसरी डायरेक्शन में. बट ब्रॉडली स्पीकिंग एट दीज लेवल्स ऑफ डेट देयर आर ओनली टू ऑप्शंस. मतलब या तो आप डिफॉल्ट करो या आप पैसे प्रिंट कर दो. डर सिर्फ इसका रहता है कि आप अगर पैसे प्रिंट करते हो, क्या आप 5-6% इन्फ्लेशन के अंदर रह सकते हो या हाइपर इन्फ्लेशन में चले जाओगे. बोथ सिनेरियोस आर बुलिश फॉर इक्विटीज अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म करेक्शंस. तो पिछले साल का फिर डर क्या था, इक्विटी से हम लोग भाग क्यों रहे थे, और मैं भी बीच में डर के भाग गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये इतना नहीं करेंगे जो कर रहे थे. बट द फेड केप्ट थम्पिंग द टेबल सेइंग दैट वी विल डू दिस, वी विल डू दिस, वी विल डू दिस, एंड द डॉलर ब्रोक आउट बियॉन्ड 102, जो कि काफ़ी हाई लेवल था. सोचा नहीं था मैंने कि वो जो उसका ऑल टाइम प्रीवियस हाई था उसके पार निकल जाएगा, और उसके पार भी निकल गया. आई थिंक इट वाज अराउंड 103.9 और समथिंग, एंड वंस दैट 103.7 maybe, and once that level was surpassed, then it looked like a breakout to a new zone. So इतना strong dollar को करना was a big risk, which meant that instead of going in for inflation or to solve the debt problem, they are choosing to significantly weaken the market. And the risk in that is कि कहीं बहुत बड़ा debt problem ऐसे सामने आके खड़ा हो गया तो डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है, और जिसका इक्विटीज पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. तो ये चीज़ का डर सामने आ गया क्योंकि डॉलर जिस तरह बढ़ रहा था. अब फिर से वो एक बैकफुट पे चला गया, क्योंकि नाउ द गेम इज अगेन दैट एवरीबडी स्लोइंग, इन्फ्लेशन इज स्लोइंग, और यूएस शायद वापस रेट्स काटेगा. तो ये बैक एंड फोर्थ गेम विद इन लिमिट चलता रहेगा तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इक्विटी. बहुत ही सिंपल इक्वेशन है. और ये चीज़ मैं जब तेजी में था पिछले 1 साल पहले अप्रैल तक इसी बात को दोहरा रहा था कि ठीक है ग्लोबल मार्केट्स आर करेक्टिंग, बट इनको इन्फ्लेशन चाहिए ताकि वो अपने डेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. बट दे वेंट सो फार दैट इवन आई गॉट स्कैर्ड कि सही में ये ऐसा करेंगे कि हैव दे बैक्ड ऑफ फ्रॉम दैट स्ट्रेटेजी. एंड नाउ वी आर थिंकिंग वरिंग अबाउट द रिवर्स कि भाई कि जो बैक्ड ऑफ था वो भी झूठ था, एंड नाउ दे आर गोइंग बैक टू दैट स्ट्रेटेजी कि नहीं वी विल वीकन अगेन. तो ये एक जो नया माहौल हमारे सामने खड़ा हो गया है काफ़ी डरावना है, क्योंकि एंड रिजल्ट नहीं मालूम. बट इफ दे आर एबल टू पुल इट ऑफ देन इट्स पॉजिटिव. इफ they lose control on the inflation side, then also for equities it is positive, because even in hyperinflation equities go up. The only time it is negative is if you go into a debt contraction zone. अगर इंटरेस्ट रेट की दर आप बढ़ा के इतने रखे कि रिसेशनरी कंडीशंस से बहुत सारे डिफॉल्ट्स होने लग जाए और काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाए. इस चीज़ का रिस्क कई यूएस के जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, जिनके आप वीडियोस देख सकते हो ऑनलाइन, वो सब इस चीज़ को असेस करके प्राइस इन करने लगे कि शायद यूएस 2023 के सेकेंड हाफ में रिसेशन में चला जाएगा. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई the fear remains elevated even today as markets are trying to go up. जो fear level है लोगों का वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको पता नहीं है सेकेंड हाफ में क्या होगा जब एक्चुअल यूएस अगर रिसेशन में जाते हैं और इंटरेस्ट रेट की दर अगर हमने 4-5% पे भी रखे और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाए, चलो रेट बढ़ाना बंद कर दिया, काटेंगे कब और कितना काट पाएंगे और कितना रिसेशन होगा और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट इक्विटीज़ पे होगा वो. बट साइमल्टेनियसली फेड इज इंजेक्टिंग लिक्विडिटी थ्रू दिस TGA and RR, एंड कल जाके अगर QT भी बंद कर दिया तो सो दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू हैव टू एक्टिवली मैनेज, मॉनिटर. बट आई थिंक एटलीस्ट अगले 3 से 6 महीनों तक वी विल नॉट बी एबल टू से विथ 100% सर्टेनिटी व्हाट इज़ द गेम प्लान एंड कहाँ पे चीज़ें फ्लिप हो सकती हैं.
इसलिए मैं इस बाजार को साइकिल टू साइकिल अप्रोच करूंगा, मतलब जो मोमेंटम साइकिल्स होते हैं डेली लेवल के और वीकली लेवल के। मंथली वाले तो एक साल से अभी तक सेल में ही है, तो जो डेली और वीकली लेवल के हैं वो दोनों तरफ विपसा होते रहते हैं, और उसमें कई बार अभी देखा हमने 2 बार तो बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। सो दैट इज वाई जब ये एक्सट्रीम सेंटिमेंट पुट कॉल रेशियोज आए दिसंबर में, सो इट वाज वर्थ प्लेइंग द अपसाइड। डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स, मेरे जो रोहित मोमेंटम इंडिकेटर है वो बाय में आ गया। तो जब तक वो बाय मोड में रहता है, एक पूरा साइकिल रहता है कई हफ्तों तक चलने का, तेजी में रहो, फिर से वो जब टर्न होने लगेगा तो हम दूसरी तरफ के बारे में सोचेंगे। एंड दिस इज द ओनली अप्रोच आई कैन हैव राइट नाउ टिल देयर इज मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्रो अप्रोच टुवर्ड्स दिस रिसेशन। इज इट सिंपली गोइंग टू बी कि लिक्विडिटी आप इंक्रीज कर दोगे तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। कहीं उन्होंने उस चीज़ पे ब्रेकडाउन हो गया कि लिक्विडिटी एक्सपैंड नहीं हो पा रही है, और जो रिस्नेशनरी कंडीशंस हैं वो लिक्विडिटी को ओवरकम कर रहे हैं। वो फाइट किस तरह चलेगा और कहाँ पे अंत होगा, वो चीज़ एक देखनी शायद बाकी है। और उस चीज़ के लिए हम लोग इसको साइकिल टू साइकिल करेंगे तो शायद हमारे पकड़ में आ भी जाएगा। इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, बिकॉज वी डोंट हैव अ स्कैनर दैट कैन रीड द माइंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स। बट सच में व्हाट दे वुड रियली प्रेफर, व्हाट इज लॉजिकल, कि किसी को ये नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो, बहुत बड़ा इशू हो। चाहेंगे तो एंड में इन्फ्लेशन ही, बट प्रॉब्लम है कि वो उसकी बातें करना बंद कर दी उन्होंने 1 साल से। उन्होंने ये बात करने लगी कि नहीं, हमें इस चीज़ से लड़ाई करनी है, हम इसको बंद कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। और अगर सच में वो ख़त्म कर देंगे तो उनका इकोनॉमी भी ख़त्म हो जाएगा। सो इट डजंट मेक सेंस, बट दैट इज़ व्हाट द लैंग्वेज इज, एंड दैट लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड एज अ मॉनेटरी टूल मोर देन रेट कट्स टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन। So far, it looks like language is working, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो दर है वो कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो as long as inflation rates are coming down, it looks like using language to bring it down has worked, and they can go back to loosening the monetary policy, which can be good for stock market. But if they change at some point of time, or if recession actually hits, there will be some short-term risk again to markets somewhere in the next 6 months, and we'll have to time that event, and that's what we're going to try and do. So that's it from my update for this week. Thank you.